और जब कांग्रेस के आंदोलन, मैंने कहा कांग्रेस के आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, वो आक्रामक रूप लेने लगता है, उसके बाद यह होगा, यह आंदोलन सो प्रेरणा से आगे की ओर अग्रसित होकर स्वयं चल पड़ेगा। और जैसे ही चल पड़ेगा यह आंदोलन इसमें अनेक प्रकार की हिंसाएं होंगी। और जैसे ही हिंसा होगी इस आंदोलन में यह होगा कि अनेक प्रकार की समांतर सरकारें बनाई जाएगी, अनेक प्रकार की समांतर सरकारें। वे समांतर सरकारें किस तरह की थी, आइए देखते समांतर सरकारें किस तरह की बनाई गई थी। इसमें देखिए समांतर सरकारें, पैरेलल जो गवर्नमेंट है, किसे कहते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट, यानी एक गवर्नमेंट इधर तो गवर्नमेंट थी, इधर एक और गवर्नमेंट, इधर भी एक और गवर्नमेंट चल रही थी, और ये बनाई थी भारतीय लोगों द्वारा। भारतीय लोगों का साहस इतना बढ़ गया था कि अंग्रेजी सरकार की बराबर में मिलकर एक सरकार चलाते थे। उस सरकार को पता है क्या बोलते थे, पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब समांतर सरकार है। और कुछ समांतर सरकारें तो इतनी फेमस हुई, उनका पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। वे समानांतर जो सरकारें थी, समानांतर सरकार या समांतर सरकार एक ही मतलब कहते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट के बराबर में, यानी इधर गवर्नमेंट है वो अंग्रेजी सरकार, और इधर हमारी सरकार चल रही है एक विशेष क्षेत्र में। ये जैसे देखिएगा, एक जो बलिया में एक स्थान का नाम है बलिया, बलिया में चित्तू पांडे नाम मिलता है। बलिया में चित्तू पांडे की एक सरकार थी, सबसे पहले समानांतर सरकार बनाई गई थी। यानी सरकार के पैरेलल में आकर खड़े होकर इतना साहस बढ़ गया था भारत के लोगों का। सरकार के पैरेलल में आकर, सरकार के सामने आकर एक अनेक प्रकार की सरकार बनाई गई अलग अलग क्षेत्र में। देखिए जैसे आपको नाम बताते हैं, अभी बलिया में नाम है बलिया, बलिया में स्थान का नाम है बलिया में, बलिया में चित्तू पांडे, नाम याद रखिएगा, चित्तू पांडे, बलिया में चित्तू पांडे, बलिया में चित्तू पांडे ने सरकार बनाई। बलिया में किसने सरकार बनाई, चित्तू पांडे ने। बलिया में सरकार बनाई गई चित्तू पांडे के द्वारा। और देखिए सतारा, सतारा का एक स्थान नाम बताता हूँ आपको, सतारा, ये पहली सरकार थी जो बलिया में सरकार बनाई गई थी। यह पहली सरकार थी, यह पहली सरकार थी, पहली समानांतर सरकार थी। आपसे पूछा जाता है पहली समानांतर सरकार कहाँ बनाई गई थी, बलिया में। किसने बनाई थी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। समझे, इतना साहस बढ़ गया था लोगों का इस आंदोलन के द्वारा। इस आंदोलन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, समझे। यह अंतिम आंदोलन था बलिया में, चित्तू पांडे, किसने, चित्तू पांडे ने बलिया में क्या बनाई, सबसे पहले समानांतर सरकार, समानांतर सरकार, सरकार। और अखबार में लगातार खबर छपने लगी। उसके बाद सतारा में, सतारा में लिखिए, सतारा एक स्थान का नाम है, सतारा में लिखिए, सतारा में यहाँ नारा पाटिल तथा वाई.वी. चौहान, इनका दोनों का नाम आपको याद रखना है, नारा पाटिल, वाई.वी. चौहान। सतारा में नारा पाटिल और वाई.वी. चौहान, वाई.वी. चौहान के नेतृत्व में पहली जातीय सरकार बनाई गई, जातीय समानांतर सरकार बनाई गई। ये बात आपको याद रखनी है। जातीय मत लिखिए बस, समानांतर सरकार बनाई गई, लेकिन यह सरकार सबसे लंबी समय तक चली थी। आपको यह बात याद रखनी, सतारा में जो सरकार बनी थी, नारा पाटिल और वाई.वी. चौहान के नेतृत्व में जो सरकार बनाई गई थी, सरकार समझते हो गवर्नमेंट के पैरेलल में खड़े होकर एक गवर्नमेंट चलाना। इतना साहस बढ़ गया था भारत के लोगों का, इतने उत्साहित थे भारत के लोग। इनके द्वारा नारा पाटिल और वाई.वी. चौहान के नेतृत्व में सतारा में जो सरकार चलाई गई, यह सबसे लंबी समानांतर सरकार थी, सबसे लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। आप लिख सकते हैं, मैंने कहा जितना मैं आपको बताऊं, किसी फैक्ट को अधूरा नहीं छोड़ना, पूरा का पूरा फैक्ट लिखना है आपको। लिखेंगे एक बार और बेनिफिट होगा बार बार। मैंने कहा लिखेंगे आप एक बार और बेनिफिट होगा बार बार, समझे। चलिए अब क्या समानांतर सरकार यहीं बनी क्या, नहीं, अब समानांतर सरकार और भी जगह बनी थी। आइए इनका सबका नाम लिख लेते हैं, आपको आपसे पूछा जा सकता है। बलिया में चित्तू पांडे को आपको याद रखना है। इसमें सतारा के अंदर आपको नारा पाटिल और आपको वाई.वी. चौहान के नेतृत्व में चलने वाली यह सबसे लंबी समानांतर सरकार थी, आपको ये भी याद रखना है। और सबसे जो पहली समानांतर सरकार बनी वो कब बनी थी, समानांतर सरकार वो बनी थी बलिया में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में यह सरकार बनी। इसके बाद क्या हुआ, आइए एक जगह और भी समानांतर सरकार थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, तलछर, तलचर। ये कहाँ है इस टाइम, उड़ीसा में है। यहाँ भी एक सरकार बनी, किसके नेतृत्व में, आप लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, मोहन प्रधान एवं लक्ष्मण नायक, मोहन प्रधान एवं लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में
एक समानांतर सरकार बनाई गई। ये आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, याद रखना। उसके बाद मिदनापुर बंगाल, इसे बोलते हैं तामलुक, तामलुक, या आप इसे मिदनापुर भी कह सकते हैं। ये बंगाल के आसपास का क्षेत्र था, बंगाल में तामलुक मिदनापुर में एक सरकार बनाई गई और यह सबसे पहली समानांतर जातीय सरकार थी। समानांतर और जातीय सरकार, मैंने कहा यहाँ सबसे प्रश्न आएगा, समझे। सबसे पहले सरकार कहाँ बनी? बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा। दूसरी सरकार सबसे लंबी जो चली, सबसे लंबी जो सरकार थी, सबसे लंबी जो सरकार चलने वाली थी कांग्रेस के पहले, उसके अंग्रेजी सरकार के पहले में जो सबसे लंबी सरकार चलने वाली थी वो कौन सी थी? वाई चौहान के नेतृत्व में, नाना पाटेल के नेतृत्व में एक सरकार बनाई गई। कहाँ वो सरकार बनाई गई थी? सतारा में, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए इसके नेतृत्वकर्ता का नाम लिखिए आप, लक्ष्मण सामंत, सतीश सामंत, लक्ष्मण सामंत और सतीश सामंत, लक्ष्मण सामंत एवं सतीश सामंत। उसके बाद क्या होगा? मैंने कहा इस आंदोलन का नेतृत्व करना था। जब इस आंदोलन को आगे बढ़ाना था, कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार नहीं हुए थे। कुछ नेता ऐसे थे जो कांग्रेस के, लेकिन मुख्य नेता तो सारे गिरफ्तार थे। अब यह बहुत बड़ी समस्या थी कि इस आंदोलन को, जो कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन था, यह कैसे आगे बढ़ा जाए। अब मैं आपको कुछ व्यक्तियों के नाम बताता हूँ जो इस आंदोलन में उभर कर सामने आते हैं और उनका नाम पूछा जाता है। अगर आप कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन को आगे की ओर ले जाने के लिए जिन्हें श्रेय दिया जाना चाहिए, उनका नाम तो आपको वैसे भी याद रखना चाहिए, वे कौन से व्यक्ति थे। लेकिन देखिए, महात्मा गांधी हो चाहे कांग्रेस के मुख्य नेता हो, उनके द्वारा, गुप्त संगठनों के द्वारा उन व्यक्तियों तक बात पहुँचाई जाती थी जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। इनमें से एक व्यक्ति का नाम मिलता है जयप्रकाश नारायण। गिरफ्तार किया गया था लेकिन ये जेल से भागने में फरार हुए। कुछ व्यक्ति ऐसे थे कांग्रेस के भी जेल से भागने में फरार हुए। नाम था उनका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश 9 नवंबर को भाग गए थे जेल से, 9 नवंबर 1942 को। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3-4 महीने बाद जेल से भाग गए थे। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण थे, इनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन को आगे की ओर ले जाने में। अरुणा आसफ अली, ये महिलाएं थी। अरुणा आसफ अली, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है भारत छोड़ो आंदोलन को आगे की ओर लेके जाने में। अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली को तो एक प्रकार की झांसी की रानी की संज्ञा भी दी गई है। इतनी महान रानी थी, इन पर तो कांग्रेस, जो अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने इनाम भी लगाया था। मैं जितने भी यहाँ व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, जितनी खास पर्सनैलिटी मुझे दिखाई देगी, इनका एक अलग से डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। आप क्रम वाइज उसे देखते जाइएगा, समझे। इसमें इसी प्ले लिस्ट में उसको डालता रहूँगा समय समय पर। राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जयप्रकाश नारायण, इनका बहुत बड़ा योगदान है। किसको? इनका बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन को आगे ले जाने में। लेकिन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण थे, ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग जाते हैं 9 नवंबर को। 9 नवंबर 1942 को ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग जाते हैं। और जैसे ही भाग जाते हैं तो ये एक प्रकार की कांग्रेस से हटकर एक प्रकार की समिति बनाते हैं जिसे केंद्रीय संग्राम समिति कहते हैं, इनके द्वारा। तो कई बार पूछा गया है आपसे कि कौन से प्रश्न में, कभी पीसीएस के प्रश्न में, कभी यूपीएससी के पेपर में पूछा जा सकता है। किस समिति का नाम पूछा जाएगा आपको? केंद्रीय संग्राम समिति। केंद्रीय संग्राम समिति, केंद्रीय संग्राम समिति। और इस समिति के द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसका ही नेतृत्व किया जाता है। यानी उसको आगे किस तरह बढ़ाया जा सके। जेल से भागने के पश्चात जयप्रकाश नारायण। और देखिए आगे क्या होता है। इतना ही नहीं, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता का भी आपको नाम याद रखना है। राम मनोहर लोहिया, एक तो आपके राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता।
राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता, ये आपको ऐसे नाम दिखते हैं। इन्होंने गांव-गांव जाकर और एक प्रकार का रेडियो लेकर जो गांव के लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। डरते नहीं थे किसी से, अंग्रेजी सबका जरा सा भी डर नहीं था, समझे। गांव-गांव जाकर रेडियो प्रसारण लेकर गांव-गांव जाकर लोगों को जागृत करने का प्रयास किया गया। और इन्होंने कहा वॉइस ऑफ द फ्रीडम कहकर पुकारा जाता है। मैंने कहा कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिसे इनका जो कार्यक्रम प्रसारित होता था, गांव-गांव में कैंप लगाते थे राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता सिंह गांव-गांव में कैंप लगाते थे। सूचना और प्रसारण का काम था इनका, सूचना और प्रसारण का इनका काम था। गांव-गांव जाते थे और कैंप लगाते थे। सूचना प्रसारण का काम था इनका। इन्हें कहा जाता है वॉइस ऑफ द फ्रीडम। इनका जो कार्यक्रम चलाया जाता था वॉइस ऑफ द फ्रीडम, इनका जो कार्यक्रम चलाया गया था उसका नाम था वॉइस ऑफ द फ्रीडम। लेकिन देखिएगा इसी आंदोलन जो आपका यह आंदोलन था, इस आंदोलन में अब समझते हैं महिलाओं की क्या भूमिका रही। यह आंदोलन इतना बड़ा व्यापक आंदोलन था। यह आंदोलन एक क्षेत्र से शुरू होकर पूरे बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गया है। यानी इस आंदोलन को आप अखिल भारतीय आंदोलन भी कह सकते हैं। लेकिन यह इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था, समझे। अब आपके साथ बात करते हैं किसकी, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही। तो आप लिख सकते हैं इसमें महिलाओं की भूमिका, हेडिंग बनाइए आप, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, या महिलाओं की भूमिका हेडिंग बना लीजिए। महिलाओं की भूमिका, देखिए मैंने कहा आपको ये एक ऐसा आंदोलन था, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे वो अरुणा आशफ अली हो, चाहे वो उषा मेहता सिंह हो, या अनेक प्रकार की महिलाएं हो। मैं आपको नाम बताता हूँ, उषा मेहता सिंह, अरुणा आशफ अली, ये महिलाएं थी। इन्होंने हमेशा जो कांग्रेस के नेता होते थे उनके रहने छिपने, और कांग्रेस के जो नेता होते थे जो आंदोलन को आगे की ओर बढ़ाते थे, उनके रहने छिपने का कार्य किया। और लेकिन देखिए मैंने कहा इसमें अरुणा आशफ जो अली थी, इन पर तो इनाम भी लगाया गया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा। लेकिन इन्हें मैंने कहा अरुणा आशफ अली को किसकी संज्ञा दी गई है, इन्हें सन 42 की रानी झांसी कहा गया है। यानी एक प्रकार की झांसी की रानी की संज्ञा दी गई है। किसे, अरुणा आशफ अली को। आपसे नाम पूछा जा सकता है, अरुणा आशफ अली भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत अच्छी भूमिका निभाई। आप लिख सकते हैं इन सब चीज़ों में आपको बता रहा हूँ। अरुणा आशफ अली और उषा सिंह मेहता ऐसी जैसी महिलाएं इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और कांग्रेस के जो मुख्य नेता हुआ करते थे उनके लिए रहने का, खाने का और छिपने का कार्य करती थी। उनको छिपाने का कार्य करती थी। कौन? इस प्रकार की महिलाएं। आप लिख सकते हैं ब्रिटिश सरकार ने अरुणा आशफ अली पर इनाम भी घोषित कर दिया था, लेकिन अंततः सरकार ने उन्हें पकड़ने में सफलता नहीं मिली। आंदोलन समाप्त होने के बाद ही वह फिर लोगों में मुख्य सम्मुख सामने आई, समझे। आप लिख सकते हैं, मैंने कहा अरुणा आशफ अली, जो अरुणा आशफ अली थी उन पर इनाम भी लगाया गया, लेकिन वह जब तक सामने नहीं आई, जब तक आंदोलन स्थगित नहीं हुआ। जब आंदोलन स्थगित हुआ तो लोगों के सम्मुख सामने आई। इतना बड़ा साहस था अरुणा आशफ अली का। सरकार पकड़ने में इनको विफल रही अरुणा आशफ अली को। इनको बोला गया झांसी की रानी। कौन? अरुणा आशफ अली को, समझे। और चलिए और बात करते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं थोड़ा आगे। क्या बस इन्होंने साथ दिया क्या? नहीं। इस महिलाओं, इसमें जो आपके पूंजीपति लोग थे, पूंजीपति लोग धन जुटाया करते थे। जितने पूंजीपति थे, पूंजीपति हो, छात्रों, तो आप लिख सकते छात्रों, हेडिंग बनाइए, छात्रों एवं पूंजीपतियों की भूमिका। यानी छात्रों का और पूंजीपतियों का क्या योगदान था? इनका भी योगदान था, हाँ। और आप इसके अंतर्गत लिखिए, आंदोलन के दौरान छात्रों ने काफ़ी जुझारू भूमिका निभाई। आंदोलन के दौरान छात्रों ने काफ़ी जुझारू भूमिका निभाई। उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़कर उग्र प्रदर्शन किया। पटना में झंडा फहराते हुए छात्र गोली का शिकार भी हुए। सारे पॉइंट आप लिख डालिए इनको। पटना में झंडा फहराते हुए छात्र गोली का शिकार भी हुए। पूंजीपतियों ने भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। नेताओं के लिए उन्होंने अपने पैसे से मोटर गाड़ियों की व्यवस्था की। उन्होंने
कोशिश किया कि आंदोलन के लिए वित्त की कमी ना हो, जो पूंजीपति लोग थे। लेकिन देखिएगा आगे धीरे 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 कांग्रेस को छोड़ उसके बाद मुस्लिम व मजदूरों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। आप लिख सकते हैं, सारे पॉइंट लिखिए आप, सारे पॉइंट नोट में करके। अब देखिए सरकारी दमन। सरकारी दमन का मतलब क्या होता है? सरकार के द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। अब आप काफ़ी मैडी बनाइए सरकारी दमन, जितना जैसे मैं लिखूँ ऐसे लिखते चले जाइए। इसके बाद कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साइड में एक बुक रख लीजिए, घटना चक्र वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी मार्केट में कोई सी बुक आती है एक बुक रख लीजिए, उसे पढ़िए साथ में रखकर, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, समझे। तो उसके बाद हेडिंग बनाइए सरकारी दमन, यानी सरकार का दमन। सरकारी दमन, दमन मतलब दबाना, अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को दबाना। इसमें 4 लाइन आपको लिखनी है। पहली लाइन लिखिए, आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने काफ़ी दमन का सहारा लिया। आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने काफ़ी दमन का सहारा लिया। लगभग 1 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। 1 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया गया ताकि आंदोलन को स्थगित किया जा सके। इसे नहीं लिखना, बस आप इतना लिखिए, 1 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। लोगों की संपत्ति जब्त कर ली गई, यानी जितने भी लोग थे उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। और तो और जब अंग्रेजी सरकार यहाँ तक नहीं मानी, उसके बाद जब अंग्रेजी सरकार का मन ना भरा तो उन्होंने लोगों के घर में, गरीब लोगों के घर में आग तक लगा दी। अब आप सोचते हैं यह आंदोलन कितनी भयानक स्थिति होगी, जहाँ जिन लोगों के घर में आग लगा दी हो, छोटे छोटे बच्चे हो चाहे औरतें हों, उन पर भी दया नहीं आई अंग्रेज़ों को। और बुरी तरह अंग्रेज़ों ने भारतीयों का अधिक से अधिक मात्रा में शोषण किया। देखिएगा आगे आप लिख दीजिए, लोगों की संपत्ति जब्त कर ली गई। गांव पर सामूहिक जुर्माना लगाया, पूरे गांव पर जुर्माना लगाया गया, सभी लोग मिलकर गांव के जुर्माना देंगे। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के घर में आग लगा दिया। बताइए, पुलिस ने, अंग्रेजी सरकार की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के घर में आग लगा दी। और तलछर, मुंगेर, भागलपुर आदि स्थानों में अपने ही नागरिकों के ऊपर हवाई जहाज से गोली बमबारी की गई। अब आप सोच सकते हैं क्या हालत रही होगी इस आंदोलन में। उसके बाद आइए आंदोलन की समीक्षा कर लेते हैं। आंदोलन की समीक्षा मतलब कुछ इतिहासकार इस पर कमेंट करते हैं कि यह आंदोलन, इसका तो कोई नेतृत्व करता ही नहीं था, यह किस प्रकार का आंदोलन था। आंदोलन की समीक्षा करते हैं, समझे, समीक्षा करते हैं। समीक्षा मतलब क्या सही था क्या गलत। समीक्षा, पहला पॉइंट देखिए, यह नेतृत्वहीन आंदोलन था। मैं नहीं कह रहा ऐसा, कुछ आलोचक कहते हैं इसका, जो इसकी आलोचना करते हैं आंदोलन, कुछ इतिहासकार इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। आप लिख सकते हैं सारे पॉइंट। ये पहला पॉइंट, आंदोलन कुछ आलोचनकर्ता समझते हैं या इतिहासकार इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं यह आंदोलन, इस आंदोलन की कोई रणनीति नहीं थी। दूसरी बात, इस आंदोलन की यह भी आलोचना की जाती है, यह आंदोलन अपने लक्ष्य को साध नहीं पाया, प्राप्त नहीं कर पाया, यह भी इसकी आलोचना की जाती है। आप दूसरे पॉइंट पे लिख लीजिए, यह आंदोलन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। तीसरी आप लिख सकते हैं नंबर 3, इसकी जो तीसरी आलोचना जो की जाती है, कह सकते हैं, मैंने कहा यह अनेक विद्वान भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहते हैं, अपने आप संचालित होने वाला आंदोलन, समझे। नंबर 4 लिखिए, आप लिख सकते हैं नंबर 4, इसके नंबर 4 पॉइंट लिख सकते हैं आप। यह आंदोलन था, कुछ इतिहासकार इसे महात्मा गांधी का हिंसावादी आंदोलन भी कहते हैं। महात्मा गांधी का हिंसावादी आंदोलन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हिंसा हुई थी। लेकिन देखिए, मैंने कहा महात्मा गांधी ने कभी भी किसी को हिंसा करते हुए नहीं रोका, क्योंकि हिंसा नहीं प्रतिहिंसा थी, समझे। उसके बाद ये जितने पॉइंट थे नेगेटिव थे। 5वां पॉइंट लिखिए, 5वां पॉइंट लिखिए आप। 5वां पॉइंट मैंने कहा कुछ नेगेटिव पॉइंट लिखते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिखते हैं। पॉजिटिव मतलब जो, अब देखिए मैंने कहा चाहे कुछ भी हो, इस आंदोलन से जो मतलब इसके सकारात्मक पहलू क्या रहे, इसके सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। भले यह आंदोलन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन देखिएगा जो अंग्रेजी सरकार को जो नुकसान हुआ, उसके बाद एक तो अंग्रेजी सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ रही थी, लेकिन एक तरफ भारतीयों से लड़ रही थी, तो अंग्रेजी सरकार को भारी मात्रा में नुकसान हुआ, बहुत अधिक। सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई। जब सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई जाएगी तो आप ऐसे कह सकते हैं तो भारतीयों का कहीं ना कहीं तो फायदा ही होगा। आप लिख सकते हैं सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुँचाई गई, सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुँचाई गई, समझे। उसके बाद लिख सकते हैं इस आंदोलन ने, अभी अंग्रेजों ने हमें ही गुलाम नहीं बनाया था, हमें ही उपनिवेश नहीं बनाया था। एशिया में बहुत सारे देश
वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, इतने सारे देश थे। इन देशों में भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। वे आंदोलन और उत्साहित हो जाएंगे। क्यों? क्या वहाँ के लोग भी आंदोलन की शुरुआत कर देंगे कि जब भारत के लोग इस तरह के आंदोलन कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। यह इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका होगी। आप जो मैं पॉइंट लिखाऊंगा उस पॉइंट को लिखिए। ये लिखिए, इसने इस आंदोलन के दौरान इस आंदोलन ने दक्षिण पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया, जैसे मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि। दोबारा बता रहा हूँ आपको, इस आंदोलन ने दक्षिण पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया, जैसे मलाया, सिंगापुर, इंडोनेशिया आदि। अगला पॉइंट लिखिए आप। अगला पॉइंट नंबर 6। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं की खपत में कमी आई, यानी भारतीय लोगों ने विदेशी वस्तुओं को खरीदने से मना कर दिया। समझे? उसके बाद अनेक आदेशों के बावजूद भारत सरकार ने अनेक आदेशों के बावजूद भारत के लोगों ने पुलिस के शासन का या अंग्रेजी सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया। ये भी एक सकारात्मक पॉइंट कह सकते हैं आप। लेकिन देखिएगा, चाहे कुछ भी हो, इस आंदोलन ने यह बता दिया कि अब अंग्रेजी सरकार ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है और उसके दिन अब लदने वाले हैं। समझे? और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ। 42 के बाद 5 साल पड़े हैं भारत आज़ाद होने में। जानना चाहते हो कि आगे की राजनीति में क्या हुआ? मैंने कहा ये मैं आपको समझाया। आप इसको घर बैठ के आंख बंद करके पूरी कहानी को एक बार पूरा देखिए और मेरे वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, जब जाकर आपको क्लियर कट सेपरेशन समझ में आएगा। समझे? इसके बाद अगर आप तुरंत पढ़ने के बाद साइड में एक किताब रख लेते हैं और किताब को थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद किताब को साइड में रखकर पढ़ते हैं कोई सी भी किताब, उसके क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाइए और देखिए किस तरह के प्रश्न आते हैं और फिर देखिए क्या मज़ा आता है पढ़ने में। जब आप देखेंगे ये तो सर जो समझा रहे थे वही हूबहू पर्सन एकदम ऐसे ही करते चले जाएंगे आप। धन्यवाद, कल मिलते हैं।